क्षमा करेंगे। वह कड़ी टूट गई थी। IC-814 विमान के हाईजैकिंग की दूसरी कड़ी जो मुझे दूसरे दिन देनी थी। कुछ अपरिहार्य कारण थे। उन कारणों के लिए मुझे आप लोगों से क्षमा चाहिए। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। सर्दी का मौसम है, उस सर्दी का असर हम पर हो गया था। खैर, बात आगे मैं यह करता हूं कि आखिर विमान का हाईजैकिंग हुआ क्यों। हाईजैकिंग हुआ क्यों, शायद इसकी जानकारी आप लोगों को होगी, क्योंकि आप सुधी श्रोता है। इस पर फिल्में भी बन चुकी हैं और वो फिल्म हिट भी कर गई है। फिल्मों की चर्चा अब मैं नहीं करूंगा, मैं चर्चा करूंगा। यह भी आपको जानकारी होगी कि इसमें हरकत उल मुजाहिदीन नामक खतरनाक और खूंखार आतंकी संगठन का हाथ था। जब विमान 8 दिनों तक आकाश में ही उड़ता रहा, विमान को चंडीगढ़ में भी उतारा गया। विमान को चंडीगढ़ में उतारा गया था फ्यूल के लिए। फ्यूल उसमें भरवा लिया गया। तब तक भारत में यह खबर फैल चुकी थी कि विमान का अपहरण हो चुका है। सवाल उठता है कि विमान को वहीं पर NSG के कमांडोज हालांकि वहां तैनात कर दिए गए थे, विमान को पंचर किए क्यों नहीं। विमान को रोकने की कोशिश उन लोगों ने क्यों नहीं की। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं, बल्कि उसके विमान की सीट, पहली सीट के ठीक पीछे देश के खुफिया एजेंसी के एक बहुत बड़े आला अधिकारी बैठे थे। हुआ यूं कि अगर किसी भी तरह का पंचर किया जाए, पहिया को पंचर कर दिया जाए या विमान को रोकने की कोशिश की जाए, तो कहीं जैसा कि उन लोगों ने कह रखा था पहले आतंकियों ने कि विमान में बम फिट है, कहीं ये विमान मन को उड़ाना दे, विस्फोट न कर दे। लेकिन वह जो खुफिया एजेंसी के अधिकारी थे, वह एक तरह से खुफिया इंटेलिजेंस इनपुट के USP माने जाते थे। नतीजा वहां पर ऑपरेशन नहीं हुआ। ये एक थ्योरी दी जाती है। दूसरी थ्योरी यह दी जाती है कि उसमें सवार 179 प्लस 11 क्रू मेंबर्स की जाने भी खतरे में थी। शायद इस कारण भी NSG कमांडो ने वहां पर ऑपरेशन नहीं किया। हाँ, विमान जब वहां से उड़ान भरी, मेरा मतलब अमृतसर से जब पाकिस्तान गई, पाकिस्तान में विमान को उतरने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। क्यों? क्योंकि परवेज मुशर्रफ तत्कालीन राष्ट्रपति भारत से किसी भी तरह का संबंध बिगाड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि इससे उनका इंटरनेशनल इमेज टार्निश होता, उनका अपना फेस वैल्यू खराब होता। लेकिन फ्यूल आकाश में ही था, तो फ्यूल उसमें फिर खत्म हो गया था। वहां तो रनवे पर सारी बत्तियां बुझा दी गई थी पाकिस्तान में। नतीजा कैप्टन को वो एक रोडवेज पर, हाईवे पर उतारना पड़ गया था, विमान को उतारना पड़ गया था। बाद में जब बत्ती बुझी और उसे पुनः आने के लिए कराची बोला गया, तब कैप्टन ने उड़ान भरी और विमान को कराची में उतारा। वहां फ्यूल लेकर फिर आगे उड़ा।
मेरा मतलब अब इतनी लंबी कहानी में मैं नहीं जाना चाहता। आगे पता ही होगा कि उन लोगों ने बार्गेनिंग की, कई आतंकियों को छोड़ने के लिए भारत सरकार पर दबाव दिया, लेकिन उस बार्गेनिंग में देश के कई नामचीन अधिकारी सहित राजनेता भी थे। 11 आतंकियों को छोड़ने की उन लोगों ने बात की थी, बार्गेनिंग शुरू किया था, लेकिन भारत सरकार मुख्य रूप से 3 आतंकियों को छोड़ने पर राजी हुई। उसमें मौलाना मजहर, दूसरा नाम मुश्ताक असगर का है, और एक उमैर शेख, ये तीनों खूंखार थे। इनको छोड़ दिया गया, मुक्त कर दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि यह विमान का अपहरण हुआ क्यों? ये बार बार ये सवाल उठाना भी मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है। विमान का अगर अपहरण हो गया तो विमान को रोकने के लिए क्या विमान रोधी कोई कार्यक्रम चलाए गए? नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं चलाए गए, कोई सतर्कता नहीं बरती गई। मैं आपको बता दूं कि उन दिनों जो मुझे जानकारी मिली, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, इसी की खास करके एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग कर रहा था। रिपोर्टिंग के दौरान मुझे जानकारी मिली कि वाजपेयी सरकार ने भारत की सभी एजेंसियों को मिलाकर, मेरा मतलब खुफिया एजेंसियों को मिलाकर एक कोऑर्डिनेशन इंटेलिजेंस ग्रुप बनाया था, जिसका काम यह था कि अगर कोई एक खुफिया एजेंसी रिपोर्ट देती है तो उसमें रॉ, सीबीआई, डीआरआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस और भी इंटेलिजेंस ग्रुप है, यहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सब मिलकर कोऑर्डिनेशन कमेटी उस रिपोर्ट को अध्ययन करके आगे के कार्यक्रम और रणनीति बनाकर वो लोग को रोकने का काम करने का, जिस नेचर का वो क्राइम है, जिस नेचर का वो, ऐसा हुआ नहीं था। कारण कि किसी ने काठमांडू से भेजी गई उस रिपोर्ट को पढ़ी ही नहीं थी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना। इस घटना के बाद कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए थे, और भारतीय इतिहास आधुनिक भारतीय इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना इसे बताया गया कि हम इसमें विफल रहे। देखिए, इसमें जो मेरे साथ हुआ वह बड़ी गजब, आज भी मुझे याद है। मेरे पीछे इंटेलिजेंस लगा दिए गए कि आखिर यह रिपोर्ट सबसे पहले मुझे मिली कैसे, और मिलिट्री इंटेलिजेंस के कुछ लोग बाजाब्ता मुझसे दोस्ती करके चंपारण में वो दानापुर कैंट से भेजे गए थे, कुछ लखनऊ कैंट से भेजे गए थे, कुछ गोरखपुर कैंट से भेजे गए थे, और उन लोगों ने शुरू किया कि आपको रिपोर्ट ये कैसे हाथ लगी। शायद इसी तरह की आशंका होगी, और उन आशंकाओं को दूर करने के लिए उन लोगों ने दोस्ती की। मैंने अपने सूत्र का नाम नहीं बताया, यह नहीं कहा कि यह रिपोर्ट मुझे कहां से मिली। बाद में स्थिति काफी बिगड़ गई, और अब तो नाम मैं खोल ही दूं, क्योंकि वो इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर को किसी कारणवश
वो आर्मी से, वो कर्नल रैंक के अधिकारी थे, उन्हें शायद बर्खास्त कर दिया गया या शायद उन्होंने रिजाइन कर दिया। उनका नाम राकेश उपाध्याय था। स्थिति यहां तक बिगड़ गई थी कि उस होटल में, इस होटल में बार बार मुझसे मिला करते थे। खास करके मुझे पन्ने छोड़ने होते थे, 9-10 पन्ने बनते थे वहाँ। 4 पन्ने नेपाल के और भी पन्ने बनते थे, यानी अखबार के पेजनेशन के बाद 10 बजे के आसपास जब फुर्सत मिलती थी रात में, उसी समय वो घूमते फिरते मेरे दफ्तर आते थे और वहाँ से हम लोग एक होटल में जाते थे। 2-3 दिनों के दोस्ती के बाद तो ऐसा लगा कि दोस्ती अब दुश्मनी में बदल गई, क्योंकि कभी भी मैं अपने सूत्र का नाम नहीं ले रहा था। मैंने इस बात की जानकारी अपने संपादक को दी। संपादक ने तुरंत इस घटना की जानकारी दिल्ली में दी। दिल्ली में मैं सीधे अपने ग्रुप एडिटर से बात करने लगा था और ग्रुप एडिटर ने बाजाप्ता मुझे कह रखा था कि इस तरह की किसी भी तरह की सनसनीखेज खबर हो, बड़ी खबर हो, बड़ी घटना हो, डायरेक्टली उनके मोबाइल या फिर बेसिक फोन पर हम उनको खबर बता सकते थे। यह प्रिविलेज उन्होंने मुझे दिया था। हालांकि ये हायरार्की को क्रॉस करना था, क्योंकि मेरे तो लोकल एडिटर पटना में बैठते थे। एनीवे, मैंने इस खबर को वहाँ बताई दिल्ली में। देखिए, यहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग मुझे काफ़ी परेशान कर रहे हैं और हालत यहाँ तक आ गई, एक दिन की हाथापाई तक बात आ गई। उन दिनों मैं बड़ा दोस्त था, फिजिकली बहुत फिट था। वो जो कर्नल रैंक के अधिकारी थे, उन्हें हटना पड़ा हाथापाई के दौरान, क्योंकि मैं सूत्र का हवाला नहीं दे रखा। उन्होंने पी भी रखी थी। हटने के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण था कि जिस होटल में वो थे, वो होटल का मालिक, मैनेजर और जितने लोग थे, स्टाफ, सभी मुझे जानते थे। हंगामा जैसे ही शुरू हुआ, सभी मेरे कमरे के बाहर इकट्ठा हो गए। कमरा जैसे ही खोला गया, मैंने कमरा खोला। इसके बाद किसी को यह नहीं पता था कि ये ठहरा हुआ आदमी या अतिथि होटल में जो भी है, यह मिलिट्री इंटेलिजेंस का है, कर्नल रैंक का अधिकारी है। सब लोग उस पर लगभग टूट से पड़े, हाथ जोड़कर मिन्नत करके उसने अपनी जान बचाई। होटल उसने 5 दिनों के लिए बुक किया था और उसे दूसरे दिन ही होटल छोड़ना पड़ा। इस घटना की जानकारी मैंने दिल्ली में अपने एडिटर को दी। एडिटर ने मुझे एक बात कही जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी। वह यह कि वाजपेयी सरकार ने उस समय एक कोऑर्डिनेशन कमेटी इसकी चर्चा मैंने आपको पहले भी की थी। कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम ही यही था कि वो रिपोर्ट को पढ़कर आगे की रणनीति बनाए, कार्यक्रम बनाए, एनएसजी को एक्टिव करे, बीएसएफ को एक्टिव करे, जहां का जो भी मामला है उसको अपने तरीके से सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से उसको ऑपरेशन करे, कार्यक्रम चलाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोऑर्डिनेशन कमेटी अपने देश की ठीक हो गई होगी इस घटना से सबक लेकर, क्योंकि उसमें बड़ी भदपिटी थी। और ग्रुप एडिटर ने बजाप्ता पेज 1 पर जहां वह खबर छपी थी कंधार प्लेन हाईजैकिंग की, वहीं पर एक खबर और छाप दी कि भारत की खुफिया एजेंसियों में समन्वय की कमी, और फिर डिटेल्स रिपोर्टिंग उसमें कर दी
कि उन संवाददाता के साथ क्या क्या हुआ। दूसरे दिन खबर छपते वो कर्नल रैंक के अधिकारी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस में थे, MI में थे, वहाँ से निकल गए। एनीवे, मैं फिर मिलूंगा। यह कड़ी समाप्त हुई। घटना बड़ी लंबी चौड़ी है, उतनी लंबी चौड़ी घटना में मैं जाना नहीं चाहता। ढेर सारी बातों की जानकारी आपको हो ही गई होगी। कंधार प्लेन हाईजैकिंग की, दुनिया की बहुत बड़ी हाईजैकिंग थी यह। लेकिन मुझे इस घटना और इस रिपोर्टिंग से देश की आंतरिक सुरक्षा और हाईजैकिंग, टेररिज्म को बड़ा नजदीक से समझने का मौका मिला, अवसर मिला। और अब ऐसी उम्मीद जहां मैं कर रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी अब अपने देश की ठीक काम कर रही होगी। क्योंकि इसमें पूरा इंटरनेशनल इमेज एक तरह से अपने देश का टार्निश हुआ था। और जो अभी माने भारत ही नहीं बल्कि देश के, एशिया महादेश के एक बड़े जासूस माने जाते हैं अजीत डोभाल साहब। अजीत डोभाल साहब भी उस बार्गेनिंग में गए थे। जसवंत सिंह भी गए थे और कई लोग गए थे। इन्हें तो अजीत डोभाल साहब को जेम्स बॉन्ड तक कहा जाता है एशिया महादेश का। एनीवे, अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी शायद ठीक से काम कर रही है और मैं पुनः मिलूंगा आपसे इस वादा के साथ कि अगली खबर, इसी तरह की जीवंत खबर कुछ और होगी, कुछ दूसरी होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अब मैं इंटरवल आपसे नहीं चाहूँगा कभी, और मेरी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इसी वादा के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। अगर खबर अच्छी लगे, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे बटन दबाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे खुशी होगी और प्रोत्साहन भी मिलेगा। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर करें। आपका सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन चैनल की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है।